गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 5 बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की क्लास के अंतर्गत इवेंट मैनेजमेंट में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग यूटिलिटीज ऑफ द इवेंट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अर्थात जब भी किसी इवेंट्स का आयोजन किया जाता है तो उसमें यूटिलिटी, हमारी आवश्यक जरूरतें क्या क्या होती हैं, उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, उनके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत इन्वॉल्व होती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। यूटिलिटीज एट द इवेंट वेन्यू, मतलब जो हमारा आयोजन स्थल है, कार्यक्रम स्थल है, उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है। यूटिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग एन इवेंट, दीज आर। किसी भी इवेंट्स का आयोजन करते समय हमें किन किन यूटिलिटीज की आवश्यकता पड़ती है, वे निम्न है। पहला हमारे पास फायर ब्रिगेड अर्थात अग्निशामक दल का होना आवश्यक है। दूसरा एम्बुलेंस अर्थात रोगी वाहन। तीसरा कैटरिंग मीन्स खान पान। चौथा इलेक्ट्रिसिटी बिजली। पांचवा वाटर फैसिलिटी अर्थात पानी की सुविधा आदि का होना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फायर ब्रिगेड अर्थात अग्निशामक दल। फायर ब्रिगेड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अवांछित आग को रोकने तथा उन्हें रोकने के लिए कार्य करता है। मीन्स जहाँ पर हमारा इवेंट वेन्यू है वहाँ पर अचानक से आगजनी हो जाती है, किसी कारणवश आग लग जाती है, तो उसे जल्द से जल्द कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फायर ब्रिगेड की सुविधा होना आवश्यक है। क्योंकि किसी भी आयोजन के दौरान शॉर्ट सर्किट या सिलेंडर या किसी अन्य वजह से यदि कोई समस्या आती है, यदि हमारे पास अग्निशामक दल अर्थात फायर ब्रिगेड है तो हम उस समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फायर ब्रिगेड टीम। जो फायर ब्रिगेड की टीम होती है उसकी ड्यूटी और जिम्मेदारियां क्या क्या होनी चाहिए या क्या क्या होती हैं। पहला है रिस्पॉन्डिंग फॉर इमरजेंसी। यदि कोई आपात स्थिति आती है तो उस आपात स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वो हमेशा तत्पर या तैयार रहते हैं। ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग इक्विपमेंट्स, उनके जो उपकरण हैं उनका प्रशिक्षण और रखरखाव बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है।
वो ट्रेंड होते हैं किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रशासन की कर्तव्य होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं। कम्युनिटी वर्क्स, और वे हमेशा सामुदायिक कार्य करते हैं, ग्रुप में कार्य करते हैं, इंडिविजुअल कार्य नहीं करते। नेक्स्ट है एम्बुलेंस अर्थात रोगी वाहन। जब किसी इवेंट्स का आयोजन किया जाता है तो उस आयोजन के दौरान कभी कभी छोटी मोटी घटनाएं या चोट, और सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई इवेंट्स आयोजित किया जाता है तो मोस्टली वो रात में आयोजित होता है, और उस समय डॉक्टर अवेलेबल हो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो उस अप्रिय घटना से निपटने के लिए आपके पास इमरजेंसी रूम, जिसे कि ईआर कहा जाता है, वहां तक ले जाने के लिए हमारे पास एक एम्बुलेंस अवेलेबल है, तो हम आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं। यदि हमें सदमा अथवा चोट लग जाती है या हम ज्यादा परेशान या घबराए हुए होते हैं तो खुद कार चलाना हमारे लिए ठीक नहीं होता है। अतः ऐसे समय पर यदि हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल है तो हम उस एम्बुलेंस की मदद से या उस एम्बुलेंस के द्वारा उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को ऐसी समस्याएं आई हैं, उन्हें हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं और समय से वहां तक उनको पहुंचा सकते हैं। तीसरा होता है कैटरिंग अर्थात खान पान। कैटरिंग फूड एस्टेब्लिशमेंट मीन्स an approved food establishment that is serving or preparing food at location other than its permitted location for a contracted food service events. खान कैटरिंग फूड को एस्टेब्लिश करने का मतलब होता है कि उनके द्वारा स्वीकृत खाद्य प्रतिष्ठान जो अनुबंधित खाद्य सेवा कार्यक्रम के लिए अपने स्वीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर भोजन परोसना या तैयार करना करते हैं। मीन्स उनका अपना एक सर्विस एरिया होता है, लोकेशन होता है, जहाँ के लिए उनको परमिशन मिली होती है, कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है, उस आयोजन पर भोजन को परोसना, भोजन को बनाना, उसके लिए वो पहले से निश्चित कर लेते हैं। The act brought into force in place of Prevention of Food Adulteration Act PFA 1954 is Food Safety and Standard Act 2006 FSSA law governing the food industry। जो खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम अर्थात PFA है, जो 1954 के स्थान पर खरीदा गया अधिनियम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 जो FSSA खाद्य उद्योग को नियंत्रण करने वाले कानून है, उनका पूरी तरह से हमारे खान पान में पालन होना चाहिए। यदि किसी कारणवश कोई समस्या होती है, फूड पॉइजनिंग या कोई और चीज होती है, तो फिर पूरी जिम्मेदारी इवेंट ऑर्गेनाइजर की हो जाएगी। जैसे द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 की रोकथाम, मतलब हमारे खाने में किसी भी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं होना चाहिए।
द फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, हमें फल उत्पादों का ऑर्डर 1955 के अनुसार जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। द मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मास 1973, मास खाद्य उत्पाद ऑर्डर, यदि हम नॉन वेज ऑर्डर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें जो मास खाद्य उत्पाद ऑर्डर 1973 का एक रेगुलेशन है उसको तहत ही हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे। द वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947 जो एक्ट है वो वनस्पति तेल जो भी वैलिड वनस्पति वेजिटेबल्स ऑयल हैं उन्हीं प्रोडक्ट का जो ऑर्डर 1947 में दिया गया था उसी को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तीसरा है द एडिबल ऑयल्स पैकिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998, जो खाद्य तेल पैकिंग विनियमन आदेश 1998 के द्वारा, क्योंकि खाद्य तेल जो खाने वाले तेल है उनकी पैकिंग जो की जाती है तो उसमें पूरे वो नियम कानून पहले से निश्चित होते हैं, रेगुलेशंस बना होता है, तो उस रेगुलेशंस को फॉलो करके ही हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर सकें। सिक्स्थ है द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर 1967, विलायक का निकला हुआ तेल, डी ऑयल युक्त भोजन और खाद्य आटा नियंत्रण ऑर्डर 1967, मीन्स इसे भी हमें मानना पड़ता है, ये भी एक कंडक्ट है, एक रूल है जिसे हम फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। सातवां है द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992, विलायक का निकाला हुआ तेल, डीआई युक्त भोजन और द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 मीन्स जो दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट है उनका ऑर्डर 1992, एक रेगुलेशन है 1992 का, उसको हमें पालन करना आवश्यक है। आठवां है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा जो भी रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन रेगुलेशन का पालन करना आवश्यक होता है, और यदि हम उनका पालन करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की ये उपरोक्त जितने भी रूल्स बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, यदि हम इनका पालन करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की फूड प्रोडक्ट कैटरिंग में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC, a key regulator of power sector in India, is a statutory body functioning with quasi-judicial status under Section 76 of the Electricity Act 2003। भारत में बिजली क्षेत्र के एक प्रमुख नियामक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग विद्युत अधिनियम 2030 की सेकंड 76 के तहत अर्ध न्यायिक स्थिति के साथ एक संवैधानिक निकाय है। CERC was initially constituted on 24 जुलाई 1998 under the Ministry of Powers Electricity Regulation Commissions Act 1997 for rationalization of electricity tariffs। CERC का गठन 24 जुलाई 1998 को पावर इलेक्ट्रिसिटी मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। बिजली का विनिमय आयोग अधिनियम 1997 जो बिजली की दरों के युक्तिकरण के लिए सब्सिडी के बारे में परिवहन नीतियों, कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से सौम्य नीतियों को बढ़ावा देने और उससे जुड़े हुए बिजली शुल्क विनिमय के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो चाहे वो टैरिफ हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी रिगार्डिंग सब्सिडीज हो, चाहे प्रमोशंस हो, चाहे एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटली बिगेंस पॉलिसीज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रेगुलेशंस। बैकग्राउंड ऑफ लेजिस्लेटिव
इनिशिएटिव विधायी पहलों की पृष्ठभूमि में बिजली की है तो द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के अनुसार जो अधिनियम बनाए गए हैं वो पहला है प्रोवाइडेड बेसिक फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में विद्युत आपूर्ति उद्योगों के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाना। ग्रोथ ऑफ द सेक्टर थ्रू लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो लाइसेंस धारियों के माध्यम से क्षेत्र का विकास, लेकिन वो जो लाइसेंस है वो राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रोविजन फॉर लाइसेंस फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन स्पेसिफाइड एरिया, किसी एक क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के लिए लाइसेंस का प्रावधान। लीगल फ्रेमवर्क फॉर लेइंग डाउन ऑफ वायर्स एंड अदर वर्क, मीन्स तार तथा अन्य कार्यों को बिछाने के लिए एक कानूनी ढांचा। प्रोविजंस लेइंग डाउन रिलेशनशिप बिटवीन लाइसेंसी एंड कंज्यूमर्स, मतलब लाइसेंस धारी और उपभोक्ता के बीच संबंध स्थापित करने वाले प्रावधान। इन विधायी पहलों को पृष्ठभूमि के रूप में मानना आवश्यक होता है। आखिरी है वाटर फैसिलिटी, अर्थात पानी की सुविधा। वाटर सप्लाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, जलपूर्ति और स्वच्छता के लिए जल आपूर्ति की जिम्मेदारी। वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन इज ए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के तहत जल आपूर्ति और स्वच्छता एक राज्य की जिम्मेदारी होती है। स्टेट्स में गिव the responsibility to the Panchayati Raj institutions (PRI) in rural area and municipalities in urban area called urban local bodies. शहरी क्षेत्रों के लिए आपकी पंचायती राज संस्थान अर्थात PRI की व्यवस्था की गई है तथा शहरी क्षेत्रों में अर्बन लोकल बॉडी मतलब शहरी निकाय की व्यवस्था की गई है तथा जिसको कि नगर पालिका भी कहते हैं, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थान PRI की इसके लिए व्यवस्था की गई है। In 1993, the Indian constitutions and relevant states legislation were amended in order to decentralize certain responsibilities, including water supply and सैनिटाइजेशन टू म्यूनिसिपैलिटीज। 1993 में भारतीय संविधान और संबंधित राज्य विधानों में संशोधन किया गया था ताकि नगर पालिकाओं को पानी की आपूर्ति और स्वच्छता सहित कुछ जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण किया जा सके। According to Planning Commission report of 2003, there is a trend to decentralize capital investment to engineering departments at the district level and operation and maintenance of district and gram panchayati levels. 2003 की योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जिला स्तर पर इंजीनियरिंग विभागों के लिए पूंजी निवेश को विकेंद्रीकृत करने, जिला और ग्राम पंचायत स्तरों के संचालन और रख रखाव के लिए इसे बनाया गया था। पॉलिसी एंड रेगुलेशन फॉर वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति के लिए नीति और विनियमन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल इज शेयर्ड बाय वेरियस मिनिस्टर्स। केंद्रीय और राज्य स्तर पर जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए जिम्मेदारियां विभिन्न मंत्रालयों द्वारा साझी की जाती है, ये साझा किया जाता है। एट द सेंट्रल लेवल देयर मिनिस्टर हैव रिस्पांसिबिलिटी इन द सेक्टर। केंद्रीय स्तर पर जो मंत्रालय के एक सेक्टर की जिम्मेदारी होती है वो निम्न होती है। पहला, द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन अंटिल
2011, the Department of Drinking Water Supply in the Ministry of Rural Development is responsible for rural water supply and sanitization. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय 2011 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय में पेयजल आपूर्ति विभाग के नाम से जाना जाता था, उसे ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए जिम्मेदारी दी गई है ताकि देश के किसी भी ग्राम या वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा है द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय। तीसरा है द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट विल शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अर्बन एरिया, शहरी विकास मंत्रालय शहरी क्षेत्र की जिम्मेदारी साझा करेंगे। तो ये था यूटिलिटी, जिसे हम लोग इसके अनुसार यूज करते हैं किसी भी इवेंट्स के आयोजन के दौरान। उसमें अलग अलग तरह से यूज होने वाली यूटिलिटी थी, इनको आप लोग पढ़िएगा। कहीं किसी को कोई समस्या हो तो मुझसे जरूर डिस्कस करिएगा। थैंक यू।